नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज जो साहित्यकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो हैं फरीदाबाद से रचना गोयल जी, जो कि भारत विकास परिषद नारायण शाखा में महिला सह संयोजिका भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय शब्द सृजन की हरियाणा इकाई प्रभारी भी हैं और पेशे से ये एक शिक्षिका हैं। मैम की जो रचनाएं हैं, जैसा कि मैम का नाम ही इतना प्यारा है और वो रचनाएं ही लिखती हैं। बचपन से ही मैम की रचनाएं अलग अलग पुस्तकों में कविताओं के रूप में जो है प्रकाशित हो रही थी। मैम का नाम जो है गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। आपकी अनेक रचनाएं जो हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं। मैम ने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी काव्य पाठ किया हुआ है, जिसमें काफ़ी बड़े जो हैं हमारे कवि भी उसमें सम्मिलित हो चुके हैं। आपके मैम को जो है वो अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। तो मैम के लिए चंद पंक्तियां पेश करना चाहूंगी कि तुम आ गए हो तो चांदनी सी बातें होंगी। तुम आ गए हो तो चांदनी सी बातें होंगी, जमी पे चांद कहाँ हर रोज उतरता है। तो रचना मैम, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे मंच पर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सुंदर मेरा परिचय और स्वागत करने के लिए। शुक्रिया मैम। तो मैम, सबसे पहले जो है हमारे व्यूअर्स को आप अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में बताइए कि इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। ये काफी समय पहले लगभग बचपन में ही मैंने पहली कविता अपनी 8वीं कक्षा में लिखी थी। जी। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई और तभी से चल रही है। अच्छा, मतलब बचपन में ही आपने जिस समय पर बच्चे खेल कूद में और इन गतिविधियों में बच्चों का ध्यान होता है, उस समय पर आपने कविताएं लिखना शुरू कर दिया। ये बहुत ही अच्छी सी बात है। तो क्या आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली मैम? आप कविताएं कैसे लिखने लगी? कविताएं मैं मुझे एक लगाव तो हिंदी भाषा से शुरू से ही था। जी। और मैं लिखती भी ठीक थी। जैसे स्कूल में कॉम्पिटिशन हुआ करते थे, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, उनमें मैं लगातार भागीदारी रहती थी मेरी। ऐसे ही एक बार हमें स्कूल में कंपटीशन था, उसमें कन्या भ्रूण हत्या पर कविता लिखनी थी। जी। और ये विषय हम लोग बिल्कुल नया आया था गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्योंकि उस विषय पर कहीं पर भी मुझे कविता कहीं मिल नहीं रही थी, तो टीचर ने कहा था कि आप ढूंढो और लेकर आओ कहीं से इसके बारे में। जब मुझे कहीं से भी नहीं मिली तो पता नहीं क्यों मन में आया और कुछ पंक्तियां मैंने लिखी। और जब अपनी टीचर को दिखाई तो उन्हें बेहद पसंद आई और वो गई भी और सेलेक्ट भी हुई। तो बस वहीं से शुरू हुआ ये सफर। बहुत खुशी की बात है कि आपने इतनी कम उम्र में और इतने अच्छे विषय पर आपने कविता लिखी। बहुत उम्दा आपके विचार रहे हैं। तो मैम, जैसे कि आप पेशे से एक शिक्षिका हैं, तो वो हम्म, एक ये एक ऐसा पेशा है जिसमें बहुत सारी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा समय की खपत भी होती है। उसके साथ आप जी। कविताएं भी लिखती हैं और उसके साथ आपका जो पारिवारिक जीवन है। हम्म, मैम, एक मिनट बस। माफ कीजिएगा मैम। तो तो जैसे कि आपकी जो आपका जो पेशा है वो भी बहुत जो है टाइम इसके लिए चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। आप लेखन भी करती हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं। तो इन सबको आप किस तरीके से बैलेंस कैसे करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं आप? हाँ, बैलेंस अभी सच कहूँ तो काफी समय के लिए, जब बच्चे छोटे थे तो ये रुक गया काफी लंबे समय के लिए। जी। अब क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं अब उन्हें उतनी जरूरत समय देने की नहीं है। अपना स्कूल और घर के काम के साथ, हाँ, और जब नशा किसी चीज का होता है तो वो हो ही जाता है, जी। करना नहीं पड़ता। बिल्कुल। जब मन हो तो, और एक ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ, अपने अनुभव से भी कह सकती हूँ कि जब आप एक लेखक होते हैं
तो ये एक ऐसी चीज होती है जैसे लोगों को भूख लगती है, वो अपने आप ही होती है और आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। ऐसा ही हम लेखकों के साथ होता है कि हमें एकदम से कुछ महसूस होता है कि हमें लिखना है, और फिर हमें नहीं पता कि वो पंक्तियां कैसे जुड़ जाती हैं और कैसे वो एक कविता बन जाती है। तो बिल्कुल। लगता है वैसे ही शायद आप इतने समय तक कैसे ही रोक पाती हैं अपने आप को लिखने से। तो इस सब में मैम आपके परिवार का जो है वो कितना सहयोग रहा? परिवार का सहयोग तो पूरा ही रहा। बस ये है कि ज़िम्मेदारियाँ थी तो मैंने महत्व पहले परिवार को दिया, और जब हुआ कि हाँ, अब मैं सँभाल सकती हूँ, परिवार और अपनी रुचि दोनों को एक साथ लेकर चल सकती हूँ, तो मैंने यहाँ स्विच किया, और ऐसा नहीं, परिवार की तरफ से पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है। जी, बहुत ही और वे बेहद खुश भी होते हैं मुझे इस तरह की गतिविधियों में व्यस्त देखकर। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात है कि आपका परिवार आपको इतना सहयोगी मिला कि आप अपना लेखन जो है वो जारी रख पाई फिर से। मैम, जी। आप इसके साथ ही हमारे व्यूअर्स को अपनी कोई एक रचना आप सुना दीजिए, कोई एक कविता या जो भी आप लिखती हैं। जी, बिल्कुल। क्योंकि मैं स्त्रीजनक कविताएँ, स्त्री परक कविताएँ ज़्यादा लिखती हूँ, जी, तो कहीं न कहीं छोटा-सा परिचय ही है कि हाँ, हम स्त्रियों को जिस रूप में देखा जाता है, जी, वो वैसा है नहीं। इसका जी, एक अलग रूप भी है, बस ज़रूरत ना पड़े। जी। तो मैं किस तरह से देखती हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं ज्वाला हूँ, मैं अग्नि हूँ। मैं ज्योति हूँ, मैं ज्वाला हूँ, मैं अग्नि हूँ। मैं धैर्य हूँ, मैं शौर्य हूँ, मैं अवनी हूँ। बाधाओं से ना घबराऊँ, मैं परिणी हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ। राहें चाहे कितनी भी दुष्कर हो जाएं, राहें चाहे कितनी भी दुष्कर हो जाएं, रोके मुझको, टोके मुझको, मुझको डराएं। मैं ओज हूँ, मैं ओज हूँ, मैं तेज हूँ, मैं वृष्टि हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ। भेद चटाने जलधारा की बहती जाऊं, भेद चटाने जलधारा की बहती जाऊं, तिरछी नजरों टेढ़ी बाहों से ना घबराऊं। मैं जड़ भी हूँ, मैं चेतन भी, मैं जड़ भी हूँ, मैं चेतन भी, मैं सृष्टि हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ। बहुत आंसुओं की स्याही से संघर्ष लिखूं, मन के मंथन को जोड़कर संचय करूं। मैं कोमल हूँ, पर दृढ़ भी हूँ, मैं दृष्टि हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ। बहुत मैं बेटी हूँ, मैं माँ भी हूँ, मैं भगिनी हूँ। स्त्रियों के अलग अलग रूप हैं। मैं बेटी हूँ, मैं माँ भी हूँ, मैं भगिनी हूँ। यह होकर भी सबसे पहले मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। और ठीक है। स्त्रियां कमजोर हैं लेकिन मजबूत भी हैं। ये बहुत ही हाँ जी। अच्छी पंक्तियां हैं आपकी, और आपने बहुत कम पंक्तियों में आपने स्त्री को इतने सशक्त रूप में आपने उसकी व्याख्या करी है। बहुत ही सुंदर आपकी कविता है। तो मैम, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप स्त्री आधारित विषयों पर लिखती हैं, तो मैं हाँ। आपकी मूलतः सभी रचनाएं होती हैं, वो किन विषयों हम्म। पर आधारित होती हैं? कौन सी ऐसे आप जैसे होता है जो आपको खींचता है कि इस पर लिखना चाहिए? अगर मैं देखूं तो बचपन से मुझे प्रकृति से काफी स्नेह रहा, तो प्रकृतिबद्ध कविताएं भी मैंने काफी लिखी। स्त्री मैंने अपने आसपास देखा कहीं ना कहीं। मैं अगर सच कहूँ तो मैं एक रिबेलियस नेचर की रही, पर चूंकि मेरे आसपास का माहौल, हम जिस समय से आते हैं वहाँ बहुत निर्धारित सीमाएं थी, और हमें इन्हीं सीमाओं में रहकर करना था जो भी अपने लिए करना था। पर चूंकि मेरा नेचर व्यवहार था रिबेलियस, तो वो कहीं ना कहीं मुझे अंदर से आवाज देता था कि नहीं, ये गलत है और मुझे इसके लिए आवाज उठानी है। तो मुझे सबसे अच्छा माध्यम कविताएं ही लगी इसके लिए, जो बिना लड़े भी बहुत कुछ कह लेती है। तो बिल्कुल, मैंने कविताओं को अपना माध्यम चुना। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे अपना जो लिटरेचर है वो बहुत आकर्षित करता है। मुझे अपने ग्रंथ और ये जो हमारे काव्य, महाकाव्य हैं, जिन्हें विशेष तौर पर महाभारत और रामायण, जी, इनके पात्र मुझे अपनी ओर बहुत आकर्षित करते हैं। तो उन विषयों पर भी मैं पढ़ती और लिखना ज्यादा पसंद करती हूँ। थोड़े गंभीर विषय हैं, पर हाँ, मैं इन्हीं की तरफ बिल्कुल। आकर्षित ज्यादा होती हूँ। तो अभी आपने जैसे महाकाव्यों का, इनका जो है हमारे पुराणों का, हमारे ग्रंथों का वर्णन किया है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि विशेष से जैसे महाभारत है, इसमें कौन से ऐसे पात्र हैं जो आपको बेहद पसंद हैं?
मैं अगर मैंने सबसे ज़्यादा मैंने कर्ण को पढ़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कर्ण सबसे प्रतिभाशाली थे, पर भाग्य कहिए, नियति कहिए, उनको उतना सम्मान या उतना वो स्थान नहीं मिला महाभारत के पात्रों में जो मिलना चाहिए था। मुझे महाभारत युद्ध के समय गीता का वो अ, उपदेश बहुत आकर्षित करता है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आज के समय में मुझे सटीक लगता है कि हाँ, हमें मतलब वर्तमान समय में वो बिल्कुल सटीक बैठता है, तो मुझे वो अपनी ओर आकर्षित करता है। तो महाभारत हम्म। में ऐसा कर्ण के अलावा ऐसा कौन सा विषय है जिस पर आप आगे लिखना चाहेंगी? मैं अभी तक महाभारत के गीता पर ही ज्यादा मैं भी पढ़ रही हूँ, महाभारत के कर्ण के बारे में पढ़ रही हूँ। ये हमारे शिवाजी सावंत जी एक मराठी लेखक हैं, उनकी एक पुस्तक है मृत्युंजय जो कर्ण आधारित है, मैंने उसे पढ़ा है। अब उसी जी। पर और शोधन भी कर रही हूँ। अभी उन्हीं की भगवान कृष्ण के ऊपर उनकी पुस्तक है युगंधर, वो पढ़ रही हूँ। तो मुझे यही माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो उन्हीं को मैं पढ़ रही हूँ। जी, बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि आपको रामायणा भी जो रामायण है वो भी बहुत आकर्षित करती है, तो रामायण में ऐसे कौन से पात्र हैं जिन्हें आप दे पढ़ना और सुनना पसंद करती हैं? उर्मिला सबसे ज्यादा, जो ऐसा पात्र जिसके बारे में कम लिखा गया, हालांकि हमारे कुछ अ, लेखकों ने, राष्ट्रकवि रहे जिन्होंने उन्हें लिखा, रामधारी कृष्ण दिनकर जी ने लिखा और कई कवियों ने लिखा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है उर्मिला के बारे में लिखा जाना चाहिए था रामायण में, तो नहीं जी, लिखा गया। बिल्कुल। तो ऐसी कोई आप अपनी कोई रचना सुनाना चाहेंगे जो आपने ऐसे किसी भी ऐसे ग्रंथ से या किसी भी ऐसे पात्र से प्रेरित होकर के जो आपने लिखी हो? जी, मैंने महाभारत से प्रेरित गीता, गीता का प्रथम अध्याय है, उससे से प्रेरित एक कविता लिखी है। वो अगर कहें तो मैं जरूर सुनाना चाहूंगी जी, जी, आपको। बिल्कुल। कहीं केशव हे पार, केशव भगवान श्री कृष्ण, पार्थ अर्जुन, गांडीव का धनुष जो अर्जुन युद्ध में प्रयोग किया करते थे। ये उस समय का चित्रण है जब युद्ध के मैदान में अर्जुन और श्री कृष्ण पहुंचे और अर्जुन ने अपने ही सामने अपने ही प्रियजनों को देखा और कहा कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनसे लड़ूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कैसे उन्हें प्रेरित किया युद्ध के लिए, तो इस इन पंक्तियों के माध्यम से मैंने वही बताने का प्रयास किया है। कहीं केशव हे पार, तुम गांडीव उठा लो, ये सब तो निर्लज जी, प्रेम वाणी ना जाने, प्रेम वाणी ना जाने। देख खड़ा द्रोण को सम्मुख, तुम्हारे कर कांपेंगे, कैसे तानू शरून पर मन के मोती ना मानेंगे। जब चेतन विचलित हो जाएगा, नापास पक्ष हृदय घबराएगा, खोल गवाक्षम अब चेतन के, खोल गवाक्षम अब चेतन के, किंचित विचलित ना होना, तुम गांडीव अपना उठा लेना, तुम गांडीव अपना उठा लेना। है जो अपने परिजन, धैर्य तुम्हारा ना देंगे, छिपा हृदय में विष को भी तुम पर ही फुंकारेंगे। रख नियमों को ताक पर, वह षड्यंत्र रचाएगा, है कहने को तो बंधु पर शत्रु का पात निभाएगा। सोच हुआ जो संग अपनों के, सोच हुआ जो संग अपनों के, तुम समय का पहिया घुमा लेना, तुम गांडीव अपना उठा लेना, तुम बहुत गांडीव बहुत अपना उठा लेना। बहुत बढ़िया। इतनी प्यारी सी रचना है आपकी, इतनी प्यारी सी कविता है और सच में बहुत अच्छे विषयों पर आपने लिखा है और लगता भी है स्तरीय कविताएं हैं बहुत ही। ये नहीं है सिर्फ कविताओं के नाम पर कुछ भी लिखा है। मुझे बहुत पसंद आती हैं कविताएं जो हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स से जो है जुड़ी हुई होती हैं, हमारे ग्रंथों से जुड़ी होती हैं, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई होती हैं। तो अगला मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है,
उसके जी, जी, बारे में जी। आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगी? जी, मेरी जो पुस्तक है वो अभिव्यंजना के नाम पर है। और जब आपने पूछा है तो मैं एक छोटा-सा वृतांत और बताना चाहूँगी जो बिल्कुल, अनुभव बिल्कुल, मेरा है। स्वागत है मैम। जी, जब मैं स्कूल में थी और जब मैंने वो जैसे आपको बताया मैंने क्लास 8 में लिखना स्टार्ट किया, जो मेरी हिंदी की टीचर थी, मैं सारा श्रेय उन्हीं को देती हूँ, मुझे ये दिशा देने के लिए। तो जब मेरी टीचर को मैंने वो दिखाया और उन्हें पता चला मैं लिखती हूँ, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप और लिखो। फिर मैं छोटी-छोटी कविताएँ लिखने लगी और इसी तरह से उस समय मैं महादेवी वर्मा जी से काफ़ी प्रभावित थी। तो मैंने एक दिन वो मुझे क्लास में गौरा आपको याद होगा हमारा एक कहानी हुआ करती थी गौरा गौरा। महादेवी वर्मा जी की। तो मैं उन्होंने मुझे वो जब क्लास में पढ़ा रही थी गौरा तो पता नहीं क्यों मन में आया और मैंने पीरियड ओवर होने के बाद उनसे कहा कि क्या मैम मेरी भी किताब छप सकती है? तो उन्होंने बड़ी मुस्कुराते हुए मुझे मेरे कंधे पर हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा ठीक है जिस दिन प्रकाशित हो ना तो मुझे ज़रूर देना। बस उन्होंने इतना ही कहा। वो लगभग कहा जाए 1994 की बात है और इतना समय बीत गया वो कहीं न कहीं मन में वो इच्छा रह गई और लगभग 25 वर्ष बाद मेरी किताब प्रकाशित हुई। लग गया फिर अगर आप कहें तो मैं उसको आपको दिखाना बिल्कुल, बिल्कुल चाहूँगी मैम, मैं दिखाइए, दिखाइए। बहुत, बहुत अभिव्यंज प्यारी, बहुत प्यारा कवर पेज है और नाम भी। इसके बारे में मैम हमारे व्यूअर्स को बताइए, किस तरह की रचनाएँ हैं? हाँ, इसमें जैसे मैंने आपको बताया मैं प्रकृति से प्रभावित मतलब प्रकृति आधारित कविताएँ लिखती हूँ, स्त्री परक कविताएँ लिखती हूँ या छोटे-छोटे ऐसे जो मन की हमारी भावनाएँ होती हैं जो हम कह नहीं पाते हैं, उस तरह की मैं कुछ कविताएँ लिखती हूँ, तो उसी विषय की कविताएँ इसमें भी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब मैम, बहुत खूब। बहुत ही प्यारी आपकी पुस्तक है और नाम ही इतना आकर्षक है और मैं बिल्कुल ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। और जी, बिल्कुल। आपकी रचनाएँ इतनी सुंदर हैं, वो देखकर ही उनको सुनकर ही इतना मन कर रहा है, वो आकर्षित कर रही हैं और जिनका ग्रंथों और वेदों में थोड़ा मतलब इस तरह का अगर उनका इंटरेस्ट है, तो वो बिल्कुल इस तरह की रचनाएँ उन्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैम, इस पुस्तक में ऐसी कोई रचना जो आपको बेहद पसंद हो, जो आपकी बेहद दिल के करीब होती है? हर लेखक की एक कविता होती है जो उन्हें बहुत पसंद होती है, तो आपकी ऐसी कोई पसंदीदा कविता? ये तो अगर किसी माँ से पूछा जाए उसका फ़ेवरेट बच्चा कौन है तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन बिल्कुल। फिर भी लेकिन फिर भी एक मैं स्त्री हूँ और हमेशा से ही एक वो मन में रहा है, समाज से अपनी कविताओं के माध्यम से कुछ कहने का, तो उसी तरह का मैं आपको कुछ सुनाती हूँ। जी। बंद करो तय करना सीमाओं को मेरी, ये एक स्त्री समाज से कह रही है। बंद करो तय करना सीमाओं को मेरी, क्या हुआ जो मैं बाज नहीं, उड़ना मुझको भी आता है। तो क्या हुआ अगर नहीं पता तो क्या हुआ अगर नहीं पता दूरी सूरज की और परिधि आकाश की, बेफिक्र नहीं हूँ मैं, मुझे पंख फैलाना आता है। क्या हुआ जो मैं बाज नहीं, उड़ना मुझको भी आता है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। देखा है नभ में मैंने अपने जैसे जाने कितने परिंदों को। बहुत सारी महिलाएं हैं स्त्रियां हैं जो अपने लिए जीना चाहती हैं अपने सपने जीना चाहती हैं पर नहीं कर पाती हैं। देखा है नभ में मैंने अपने जैसे जाने कितने परिंदों को, आवारा नहीं है वो सब, आवारा नहीं है वो सब, उन्हें अपनी हद में रहना आता है। क्या हुआ जो मैं बाज नहीं, तो ना मुझको भी आता है। बहुत खूब, बहुत खूब। ना समझाओ मुझको क्या सही और क्या गलत है, ना समझाओ मुझको क्या सही और क्या क्या गलत है। गलत है? कहती नहीं हूँ मगर जानती हूँ जो आजादी की परिभाषा है। क्या हुआ जो मैं बाज नहीं, उड़ना मुझको भी आता है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही बहुत प्यारी और धन्यवाद। बहुत खूबसूरत रचना है और बिल्कुल स्त्रियों को जो है सीमाओं में बांधा जाता है, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि आकाश चाहे कितना ही ऊंचा हो, स्त्री को पंख फैलाना आता है और वो तो को चंद्रयान नहीं की है। हमारा उदाहरण है इस बात का कि उनकी टीम में 5 महिलाएं हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत खूब मैम। तो जी, मैम, आप कई जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से आपको सम्मान भी मिल चुके हैं। तो उसके बारे जी। में आप कुछ बताना चाहेंगी मैम? जी, मैं एक मंच है अंतर्राष्ट्रीय शब्द सृजन, उनसे जुड़ी, उन्होंने मेरी कविताएँ पढ़ी, उन्होंने सराहा और
वही उन्होंने मुझे इस लायक समझा, तो बस उन्होंने दिए पुरस्कार मुझे। इसमें मैम इस संस्था में आप हरियाणा इकाई की प्रभारी भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी, मैं उनसे लगभग 3 वर्ष पूर्व जुड़ी थी। जी। पहले लगभग 3 वर्ष तक उनसे जुड़ी रही, फिर उन्हें मेरा काम पसंद आया। उन्होंने मुझे ये पदभार दिया, ये ज़िम्मेदारी दी कि मैं अब हरियाणा इकाई से अपनी जैसी और महिलाओं को जोड़ूँ, जो अपने सपनों को दबा कर बैठी हैं, उन्हें भी बिल्कुल, मंच बिल्कुल मिले। मैम। बहुत अच्छा, बहुत नेक काम कर रही हैं मैम आप। क्योंकि बहुत वो धन्यवाद। आवाज़ जो दब रही है कहीं न कहीं, वो रचनाएँ जो वो लिख रही हैं, लेकिन वो रचनाएँ छुप गई। सही में उन्हें मिलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बहुत अच्छा और बहुत नेक काम है मैम। तो इसके साथ ही मैम आपको जो है आप गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आपका नाम आ चुका है, तो वो किस तरीके का जो रहा है आप। ये अंतर्राष्ट्रीय शब्द सृजन में मैंने एक प्रयास किया कि एक ही दिन में लगभग 300 कवियों को उन्होंने ऑनलाइन काव्य पाठ कराया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। ये जी। सुबह से शुरू होकर लगभग रात तक बिना रुके चला, निरंतर एक के बाद एक कवियों ने कविता पाठ किया। तो जी। वो वही रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज भी हुआ। तो वहीं पे मैं भी मेरी भी भागीदारी रही। जी। और जैसा कि अभी आपको देखते भी रहते हैं हम लोग, तो बहुत सारे ऐसे बड़े कवि हैं जिनके साथ आपने मंच साझा किया है, तो वो किस तरीके का आपका अनुभव रहा, वो कैसा। एक बहुत स्पेशल फील आती है जब हम बड़े जो कवि हैं उनके साथ हमें बैठने का मौका मिले, उनके साथ काव्य पाठ करने का मौका मिले, तो उसके बारे में मैम आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। जी, बिल्कुल। ये कह सकते हैं कि चींटी आकाश को कैसे छूती है। चींटी आकाश को छू सकती है, अगर मतलब वक़्त चाहे, समय चाहे, अगर मेहनत करें हम, तो सभी कुछ संभव है। जी। तो मेरे लिए वही ऐसा एक अवसर रहा, जहाँ पर मुझे मंच साझा करने का अवसर मिला। श्री दिनेश रघुवंशी जी बेहद ही उम्दा कवि हैं, वरिष्ठ कवि हैं, जी। और अपने साहित्य के क्षेत्र में उनका एक विशेष योगदान है। एक सरिता शर्मा जी हैं, जो इनको हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी से पुरस्कार भी मिला है। जी। और इसी तरह के कवियों के साथ एक बार मुझे कविता पाठ करने का मंच पर मिला अवसर, और बेहद ही सुंदर अनुभव। कहा जाता है कि वृक्ष जितना फलदार होता है, उतना ही झुका हुआ होता है। तो ये बिल्कुल। कवियों के साथ वही अनुभव रहा मेरा। ये ऐसे फलदार वृक्ष थे जिन्होंने सिर्फ प्यार और प्यार ही दिया। बहुत अच्छी बात है। और होना भी यही चाहिए कि विनम्रता जो है वो जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आगे, जैसे जैसे आपका कद ऊंचा होता है, और वो विनम्रता आप में आनी चाहिए, वही आप बिल्कुल। एक गुणवान व्यक्ति जो है, विनम्र व्यक्ति बनाती है। तो इसके साथ ही मैम आपकी कोई एक रचना और हमारे व्यूअर्स को सुना दीजिए। जी, बिल्कुल। एक ऐसी कविता जो बहुत ही सरल है, और मुझे लगता है सभी के लिए है, हम सभी के लिए है। अ, मैं अपनी किताब से ही है। अभी कविता का विषय है, क्या जीवन में सब सच सच बोल पाते हो? क्या जीवन में सब सच सच बोल पाते हो, या आधा सच बोलकर आधा छिपाते हो? आप भी बताइएगा मुझे। क्या बिल्कुल। जीवन में सब सच सच बोल पाते हो, या आधा सच बोलकर आधा छिपाते हो? जीवन एक संघर्ष है। जीवन एक संघर्ष है, ये मैं भी जानती हूँ, और तुम भी। क्या फिर भी इस संघर्ष में तुम सदा मुस्कुराते हो, या यूं ही मुस्कुराकर अपना गम छिपाते हो? बहुत क्या खूब। जीवन में सब सच सच बोल पाते हो? बहुत नाव नाव जीवन की भवसागर में गोते लगाती है, कभी तरती है, कभी तरते तरते डूब जाती है। डूबते डूबते भी तरने की चाह छिपाते हो। क्या जीवन में सब सच सच बोल पाते हो? कितनी ही अभिलाषाएं हैं, कितनी ही अभिलाषाएं हैं, जो मन ही मन मर जाती हैं। चाहती हैं पूरा होना, पर हो नहीं पाती हैं। अलमारी में अभिलाषाओं की तुम तह लगाते हो। क्या जीवन में सब सच सच बोल पाते हो, या बहुत आधा सच बोलकर आधा छिपाते हो? बिल्कुल। जब हमारे एहसासों की बात आती है तो कहीं न कहीं हम पूरा सच नहीं बोल पाते, हम छुपाते हैं बातों को। तो ये रचना बिल्कुल कनेक्ट कर पाई मैं।
और ऐसा हम सबके साथ होता है। इंसानी मन है, मनुष्य का मन है, वो बिल्कुल जब हम दूसरों को बताने से बेहतर कभी कभी कुछ छुपाना ज्यादा बेहतर समझते हैं। जी बिल्कुल। तो इसके साथ ही मैम आगे हम जानना चाहेंगे कि आप और किन किन संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। जी, अभी तो मैं खाली इन्हीं 2 संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उतना ही करो जितना सँभाल पाओ, जी और बिल्कुल। जितना आप 100% दे पाओ। ज़्यादा में कहते हैं ना, क्वालिटी काम की खराब हो जाती है। हाँ बिल्कुल। गुणवत्ता बहुत ज़रूरी है, तो मैं 2 ही संस्थाओं से जुड़ी हूँ। भारत विकास परिषद, जो कि एक समाजसेवी संस्था है, और हमारे ऐसे वर्गों के लिए, ऐसे लोगों के लिए काम करती है जो कहीं न कहीं जिन्हें हमारी ज़रूरत है, हमारी मदद की ज़रूरत है। तो वो मेरा एक उस तरह का एक अपना मन है कि मैं लोगों की मदद करूँ, तो एक वो संस्था है। और एक साहित्यिक संस्था से जुड़ी हूँ, चूँकि मुझे लिखना पसंद है, तो मैं इन्हीं 2 संस्थाओं से जुड़ी हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। और मैम बिल्कुल आपने सही कहा कि एक लेखक के रूप में भी ऐसा बिल्कुल होता है। जब हम कम लिखते हैं तो हमारी लेखन में वो स्तर भी दिखता है, वो क्वालिटी दिखती है। लेकिन जैसे ही हम कहीं ना कहीं प्रोफेशनल होने लगते हैं, हमें लगता है हम जी, स्पीड से लिख रहे हैं, फिर वो बनावटी होने लगता है, फिर वो क्वालिटी, बराबर, गुणवत्ता बिल्कुल, खत्म हो जाती है। नहीं, वैसे ही अगर जितने भागम भाग में लगे रहेंगे तो शायद उतना बढ़िया और उत्तम हम नहीं दे पाएंगे समाज को। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो मैम आगे मैं ये जानना चाहूँगी, आपकी इतने वर्षों की, 25 वर्षों से ज़्यादा आपका ये समय हो गया है आपको, और इतनी लंबी साहित्यिक यात्रा रही, इसमें आपने बहुत उतार चढ़ाव भी देखे होंगे। बीच में आप जैसे बता रहे थे कि आपने थोड़ा गैप भी किया, आप कुछ समय जो है वो नहीं लिख पाई क्योंकि पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं वो ज़रूरी थी, उनको जी, प्राथमिकता देना ज़रूरी था। तो जी। इस सब साहित्यिक यात्रा में, इन सब उतार चढ़ावों में ऐसा कुछ जो आपसे छूट गया हो, जिसके लिए आपका मन में कहीं छुपा हुआ किसी कोने में रहता हो कि मैं नहीं कर पाई ये, या शायद मैं ऐसा कर लेती। हाँ, ऐसा तो नहीं है, कब मैं हमेशा अपने निर्णय जब लेती हूँ, तो फिर उन्हें अपना प्रतिशत देती हूँ। तो ऐसा तो नहीं कहूँगी कि हाँ, वो एक मन में कुछ रंज रह गया या कुछ रह गया। पर हाँ, ऐसे कुछ अवसर जो थे, ज़रूर मिले थे, कि अगर उन्हें उस समय मैंने पकड़ लिया होता, तो शायद चित्र अलग ही कुछ होता। जैसे आज से लगभग 20 साल पहले, 20 वर्ष पूर्व मुझे आकाशवाणी से ऑफ़र आया था, आकाशवाणी जी। चैनल से। वो नहीं मैं कर पाई, क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी। फिर हमारे माननीय कवि व श्री अशोक चक्रधर जी, गोपाल दास नीरज जी के साथ मुझे मंच साझा करने का अवसर, लगभग वही एक समय था जब मैं कॉलेज से निकली थी और मेरी शादी हुई थी। तो अच्छा। वो एक अवसर था। तो जी, नहीं कर पाई मैं। कोई बात नहीं, अब मिला है, ईश्वर ने अब कोई कमी नहीं रखी। अब पूरे ताकत से ईश्वर भी मुझे दे रहे हैं और मैं भी अपने प्रयास कर रही हूँ। वैसे बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्त्री की जो प्राथमिकताएं शादी के बाद, विवाह के बाद जो चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं, तो उन प्राथमिकताओं को चुनते चुनते, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते करते स्त्री से बहुत कुछ छूट जाता है। मेरे हिसाब जी, से ये मलाल हर स्त्री के मन में कहीं ना कहीं होता है, और ज्यादातर स्त्रियों ने कोई ना कोई जो अपॉर्चुनिटी है, कोई ना कोई ऐसा जो मौका है वो ज़रूर गंवाया होता है। और चलिए, वो तो बस अब बहुत अच्छी बात है कि भले ही आपने इतना सब गंवाया, वो मौके आपसे छूट गए, लेकिन अभी भी आप कहीं ना कहीं उस मौके के करीब पहुंच गए हैं। बहुत अच्छी जी। सी बात है। तो इस साहित्यिक यात्रा के दौरान आपने जिंदगी से क्या सीखा? आपने जो पूरा इस यात्रा में ऐसा क्या रहा जो आपको लगता है कि हाँ, मैंने ये सब इससे ग्रहण किया, ये पॉजिटिव बात रही इसकी? क्योंकि मुझे साहित्य अपनी ओर आकर्षित करता है, तो पढ़ना, जो कि आज की जनरेशन ने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। अब आज की पीढ़ी पढ़ना नहीं पसंद करती, जी और बिल्कुल। विशेष तौर पर जब ये मोबाइल और सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स आ चुके हैं, तो किताबें तो बिल्कुल ही छूट गई। तो मेरा एक उससे जुड़ाव रहा, ये बहुत अच्छी बात रही। दूसरा, ये भी मैंने समझा कि हमने इकट्ठा कर लिया। 20 वर्षों में मैंने लिखा नहीं, सबके सामने नहीं रखा, लेकिन हाँ, इतना पढ़ा कि वो मेरे पास काफ़ी कुछ इकट्ठा हो गया, अपनी कविताओं को देने के लिए। तो ये तो नहीं कहूँगी कि वो खाली गया समय,
का कोई मुझे फल नहीं मिला, पर हाँ, मैंने उसका प्रयोग किया पढ़ने में, जानकारियाँ इकट्ठी करने में, कहा जाता है ना, ज्ञान एकत्रित करने में। तो वो समय उस तरह से मेरा प्रयोग हुआ, जो अब मुझे काफ़ी मतलब मदद कर रहा है अपनी कविताओं में। और एक और बात मैंने सीखी कि अगर किसी चीज़ से अगर हमारा लगाव है, अगर हमने अपने सपनों से, अपनी इच्छाओं से हमारा समर्पण है उनके प्रति, तो उम्र कोई सीमा नहीं होती। किसी भी उम्र में आकर के सपनों को जिया जा सकता है। बस उनके प्रति एक लगाव और एक समर्पण ज़रूरी है। बिल्कुल, दोनों ही बातें बहुत अच्छी हैं। एक तो अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आपके लेखन में कोई स्तर या कोई गुणवत्ता आ पाएगी। और दूसरा, जी, एज इज़ जस्ट अ नंबर। यस। ये उम्र का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी काबिलियत है और आप किसी भी उम्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस जी, बिल्कुल। आपकी एक कविता और हो जाए। जी, मैं कविता और एक छोटा-सा गीत, जो मुझे लगता है आज की जनरेशन में मैं ब देखती हूँ कि बहुत जल्दी से हिम्मत हार जाती है। मैं अपने बिल्कुल। आस-पास के बच्चों को देखती हूँ, एक ज़रा-सा उन्हें कहीं से निराशा मिलती है, उनको लगता है अब हम नहीं कर पाएँगे, तो उनके लिए एक बिल्कुल। छोटा-सा गीत है, बहुत हल्का-सा। जी। मन के अंधेरों को हमको मिटाना है, आशाओं का दीप मिलकर जलाना है। पग पग पर जो मुश्किलें आती हैं, साहस से उन्हें पार कर जाना है। आशाओं का दीप मिलकर जलाना है। नामुमकिन भी वो जो घड़ी है, थकी थकी सी पगों की गति है। थोड़ा थोड़ा ढांढस बंधाना है, आशाओं का दीप मिलकर जलाना है। तुमको हराने को वक्त अड़ जाता है, कितने जतनों से भी हल ना हो पाता है। कुछ भी हो पर रुक नहीं जाना है, आशाओं का दीप मिलकर जलाना है। बहुत बढ़िया, आशाओं का दीप मिलकर जलाना है। और मुझे लगता है ये मेरे अपने विचार हैं कि मिलकर साथ बढ़ने में जो मज़ा है वो अकेले बढ़ने में नहीं है। और एक दूसरे जी, के साथ बढ़ते हैं तो हिम्मत भी बढ़ती है। वो जी, निराशा बिल्कुल। जो आजकल हमारी जनरेशन को घेर रही है, वो शायद वो नहीं हो रहेगी अगर हम सब ये हम बड़े अगर हम उनके साथ खड़े हो जाएँ, उनको जी। साहस दें, उनके अगर जब भी वो धैर्य अपना खो रहे हैं, अगर हम उनके साथ खड़े हो जाएँ, तो ज़रूर वो पार कर जाएँगे। ये हमारा भी दायित्व है कि उनको सहारा दें। जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा आपकी कविताएँ हैं और बड़ा मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और आई होप हमारे व्यूअर्स भी बहुत एन्जॉय कर रहे होंगे इसको। तो मैम, अब हमारे व्यूअर्स के लिए आप कोई संदेश जो आप उनसे कहना चाहें? जी, मेरा एक ही हमेशा इस जनरेशन के लिए मैं स्पेशली एक ही विशेष तौर पर संदेश दूँगी कि पढ़िए, किताबों से प्रेम करिए। ये बड़ी स्वादिष्ट होती है किताबों की खुशबू, कभी चख कर तो देखो, मन, जीवा, सृष्टि सब स्वाद से भर जाएँगे। तो किताबों की खुशबू बहुत प्यारी होती है, उसे सूंघिए, उसे पढ़िए। किताबों का कोई विकल्प नहीं है, ज्ञान का भंडार है कविताएँ, आपकी सबसे अच्छी मित्र हैं किताबें, आप उन्हें पढ़िए। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत खूबसूरत संदेश आज के समय में जहाँ बच्चे मोबाइल में घुसे हुए हैं। पेरेंट्स भी मोबाइल में लगे हुए हैं, एक्चुअली बच्चों की भी उतनी गलती नहीं है, बच्चे जो देख रहे हैं वही फॉलो कर रहे हैं। और आज का हमारा समय ही ऐसा हो गया है कि बिना मोबाइल के मुझे नहीं लगता कि शायद गुजारा नहीं है लोगों का, और हम उससे बंध गए हैं कहीं ना कहीं। तो छुटकारा पाने का जो एक विकल्प है वो कविताएं हैं, वो पुस्तकें हैं, वो हमारा साहित्य है। हम साहित्य से जितना जुड़ेंगे, ये अवसाद, डिप्रेशन, ये जितनी भी समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं हम इससे दूर ज़रूर होंगे। ज़रूर, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा हमारा ये सफ़र रहा आज की, हमारा जो
साक्षात्कार है वो रचना जी के साथ बहुत अच्छा रहा। इनकी बहुत प्यारी रचनाएं हमें सुनने को मिली, इतनी प्यारी कविताएं मैम ने हमें सुनाई। तो आई होप मैम आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ये बिल्कुल कमेंट में बताइए। और अब जैसा कि घड़ी समय बता रही है और अभी विदा लेने का समय आ गया है, तो अब हम आप सबसे विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए, जहां पर हम फिर जुड़ेंगे किसी जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।